सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 के लिए, जहां हम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 एम कर रहे हैं। पर देखो, नीट 2026 में तो हम पूरा जी जान लगा के पढ़ने वाले हैं, पर नीट 2025 की अगर मैं बात करूं तो अभी हमें पता है नीट 2025 का एग्जाम हुआ था। आई नो काफी ज्यादा टफेस्ट एग्जाम था, पर अब वो टाइम आ चुका है कि अब की रिलीज हो चुकी है, अब उसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग होगी। जिन जिन बच्चों को काउंसलिंग में जाना है, जो लोग चाहते हैं कि हम काउंसलिंग करें, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी छोटी सी गलती की वजह से आप या तो आपका सिलेक्शन रुक जाए, या फिर आप अपने कॉलेज में ना पहुंच सकें, या फिर हो यू नो कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप फर्दर एग्जाम ना दे पाए। ठीक है, ऐसी चीजें होती है, तो कोई गलती ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सब लोग इस वीडियो को एकदम डीपली इन डेप्थ देखेंगे, कोई भी वीडियो को स्किप करके या फिर 2x पे इस वाले वीडियो को नहीं देखेगा। देखो, लेक्चर अगर तुमने पहले चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम 1.5x पे आराम से देख सकते हो, पर ऐसे वीडियोस को ना थोड़ा शांति से देखा करो, ताकि तुम्हें 10 वीडियो को फिर से ना ढूंढना पड़े, है ना। मैंने यूट्यूब में बहुत ज्यादा रिसर्च करके बहुत ज्यादा अलग अलग जगह से एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए निकाली है। तो प्लीज थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि हाँ दी ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। अगेन, अगर जो आंसर की आई थी उससे आपने अपने मार्क्स मिलाए होंगे, मार्क्स मिलाने के बाद आपने अपना रैंक प्रिडिक्ट लगभग कर लिया होगा कि इतने से इतने के बीच में आ सकती है। ठीक है, बाकी एकदम परफेक्ट रैंक क्या होगी वो रिजल्ट आने पे आपको पता चल जाएगी। अब मार्क्स मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है जहां मैंने बता दिया है कि कैसे आप जो की डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं। अगेन, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो सारे कोर्स हैं, सारे कोर्स की का पीडीएफ भेज दिया है। आप लोग, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर किसी बच्चे को है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन चैलेंज करना है, व्हाट द क्वेश्चन इज, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना है तो 200 रुपए पर क्वेश्चन चैलेंज करने की फीस है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, कैसे चैलेंज करना है, क्या करना है, वो सब मैंने बताया। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा, हालांकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग के, है ना। तो आपको एक रफ आइडिया अच्छे से लग गया होगा कि किसके बाद क्या चीज करनी होती है। सेकंड, एक मैंने वीडियो बनाया था प्रेफरेंस लिस्ट पे, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो देखना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। जब आप नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में, किस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको भरने हैं अपने कॉलेजेस, अपने कोर्सेज, ताकि आप अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज ना छोड़ दें, या फिर ऐसा ना हो कि किसी बड़े कॉलेज के चक्कर में आपको कोई कॉलेज मिल रहा हो और वो ना मिल पाए, है ना। आपको सपनों के साथ थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो वीडियो होगा वो पूरा बेस्ड होगा कि काउंसलिंग होती किस तरीके से। हालांकि काउंसलिंग होती है दो तरीके की, सबसे पहले समझो, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, और नर्सिंग के लिए जो काउंसलिंग होती है वो होती है एमसीसी की काउंसलिंग, उसे एमसीसी करवाता है। उसके बाद बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस, इन सब की जो कोर्सेज की काउंसलिंग होती है वो कराते हैं हमारे आयुष काउंसलिंग में। ठीक है, उस काउंसलिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि इतना सारा एक वीडियो में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। अभी हम बात करेंगे एमसीसी की काउंसलिंग में, यानी कि अगर जिन बच्चों के मार्क्स ऐसे आ रहे हैं कि उनको एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग मिल सके, नर्सिंग मिल सके, है ना, तो वो वाले बच्चे किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो ये वाला वीडियो पूरा उस पर बेस्ड होगा, बिना स्किप किए देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट ना जाए। ठीक है, मैं ये बात ऑलरेडी और किसी वीडियो में बोलती नहीं हूँ कि बिना स्किप किए देखना, अभी बोल रही हूँ तो प्लीज थोड़ा कंसिडर करना कि कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो, एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के लिए जो काउंसलिंग होती है वो कौन करवाता है, हमारे एमसीसी करवाता है। ठीक है, ये एक कम्युनिटी होती है जो काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है। इतना समझ में आया। जिस बच्चे को काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसको भी ये वीडियो समझ आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब काउंसलिंग होती है दो तरीके की, एक होती है हमारी ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग और दूसरी होती है हमारी स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में देखो, मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट्स है। ठीक है, तो उन 100% सीट में से, उन 100 सीट में से जो 15% सीट होंगी, यानी कि अगर 100 सीट है तो उनमें से 15 सीट जो होंगी वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिल होंगी। ठीक है, और जो बची हुई 85% वाली सीट्स हैं वो स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है। यानी कि अगर किसी कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं तो उसमें से 15 सीट हमारे ऑल इंडिया काउंसलिंग के, यानी कि वहां पे कोई भी स्टेट का बच्चा आ सकता है। ठीक है, और 85 सीट जो होंगी वो उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, इतना कंफ्यूजन क्लियर हुआ।
अब इधर देखो, ऑल इंडिया काउंसलिंग की 15% सीट। अब एमसीसी जो है वो किस किस की काउंसलिंग करवाती है, किन किन सीटों की, ये पता होना जरूरी है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सीट की काउंसलिंग एमसीसी से होती है। इसमें बीडीएस और एमबीबीएस के जो कोर्सेज होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, उनकी सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होती है 15% वाली जो सीट्स होती हैं, ठीक है। एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स में जो 15% सीट्स होती हैं हर कॉलेज में, वो एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होती है ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। एम्स जो कॉलेजेस हैं उनकी सारी की सारी सीट्स जो 100% सीट जो है वो एमसीसी करवाती है। मतलब अगर एम्स का कोई कॉलेज है तो उसमें ऐसा नहीं कि 15 जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया से भरेंगी, 85% स्टेट कोटा, ऐसा कुछ नहीं होता है एम्स में। एम्स की 100 अगर सीट्स है तो 100 की 100 सीट्स हैं, वो सारी काउंसलिंग जो होगी वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है। उन सबकी काउंसलिंग जो है वो एमसीसी करवाता है, ठीक है। आईसेक कोटा, इसके लिए भी फॉर्म्स निकलते हैं। तो अगर कोई भी इंसान या कोई भी जो स्टूडेंट है वो आईसी कोटा में आता है तो उसकी जो काउंसलिंग होगी वो भी एमसीसी करवाएगा, ठीक है। अब जो जिपमर के कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 जगह लिख रखी है यहाँ के जो जिपमर होंगे, जैसे कि कारेकाल और पुंडीचेरी। तो जिपमर के कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है वो भी कौन करवाता है, एमसीसी करवाता है। बीएचयू, एएमयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कौन करवाएगा, एमसीसी करवाएगा। डीयू और आईपीयू की काउंसलिंग भी एमसीसी करवाता है। इसके अंदर बीएमएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी वाली जो कॉलेजेस होती है उनकी काउंसलिंग भी कौन करवाता है, एमसीसी करवाता है। इतना समझ में आया? आपको पता हो गया कि अब एमसीसी जो है वो उसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो काउंसलिंग होगी वो कौन कौन करवा रहा है। समझ में आया? देखो, एमसीसी काउंसलिंग करवा रहा है। अब काउंसलिंग जब होती है तो ऑल इंडिया भी होती है, स्टेट कोटा की भी होती है। ऑल इंडिया के अंदर इनकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब किसी भी स्टेट का बच्चा आ सकता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का फॉर्म भरा हुआ है। लेकिन एमसीसी स्टेट कोटा में भी मतलब जब आप अभी फॉर्म भरोगे एमसीसी की काउंसलिंग का, तो आप साथ में स्टेट कोटा की काउंसलिंग का भी फॉर्म भरोगे। तो स्टेट कोटा में आपकी 85% रिजर्वेशन होता है। 85% सीट जो होती है हर कॉलेज की वो स्टेट कोटा से भरी जाती है, एक्सेप्ट एम्स। समझ में आया? अब सबसे पहले बात करते हैं एएफएमसी, यानी कि जो भी कॉलेजेस, जो भी मेडिकल कॉलेजेस आर्म फोर्स से रिलेटेड होते हैं, उन सबकी काउंसलिंग कौन करवाएगा? काउंसलिंग तो एमसीसी करवा रहा है, लेकिन आती किसमें, वो स्टेट कोटा में आती है। उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है वो एमसीसी करवा देता है। फर्दर जो प्रोसेस होते हैं वो कॉलेजेस खुद करवाते हैं। क्या होता है, क्योंकि जब हम आर्म फोर्स की बात करते हैं तो हमें जो भी कैंडिडेट है वो फिजिकली फिट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है उस केस में, ठीक है। उसके बाद आता है 100% सीट जो होंगी डीम्ड यूनिवर्सिटी की। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है उनमें 85% वगैरह नहीं होता, उनकी 100% सीट की काउंसलिंग यहीं से होती है। अब चाइल्ड विडो कोटा की अगर मैं बात करूं तो उनकी भी क्या होती है, एमसीसी की काउंसलिंग से फॉर्म भरे जाते हैं, उनके भी स्टेट कोटा में आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एमसीसी की काउंसलिंग तुमने करवाई, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, जहां मेरा रेड पेन चल रहा है साथ साथ में, वहां देखेंगे आप लोग। एमसीसी की काउंसलिंग हुई, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है। अब स्टेट कोटा में 15% सीट तो हर स्टेट कोटा में एमसीसी, देखो हर स्टेट के कॉलेज की 15% सीट तो एमसीसी भरवा रहा है। बाकी का जो स्टेट कोटा अलग से बच गया उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब वो जगह, वो सीट जिनकी काउंसलिंग एमसीसी नहीं करवा रही तो उनके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इतना समझ में आया सबको? अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, जो हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग वाली बात यहाँ पर पढ़ी थी अभी हमने, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में जब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो उनको किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो उसमें रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है। देखो, जब आप सबसे पहले स्टेप क्या होता है काउंसलिंग में, जब आप काउंसलिंग के लिए साइट खोलोगे तो साइट खोलते ही आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको एक मेल आईडी डालनी होगी और आपको फोन नंबर डालने होंगे। उसके साथ ही आपको क्या करना होगा, पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। एक सेकेंड ना, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम डालने वाले हैं वो कौन से ईमेल आईडी और फोन नंबर होंगे, वही होंगे जो आपने अपने नीट का फॉर्म भरते वक्त डाले थे, ठीक है। तभी जब है ना नीट का फॉर्म भरा गया था तब कहा गया था कि जो भी आप फोन नंबर डालेंगे वो कोई ऐसा फोन नंबर होना चाहिए जो एटलीस्ट 1 ईयर तक वैलिड हो, क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम भी वही फोन नंबर यूज करना होता है, वही मेल आईडी यूज करनी होती है, ठीक है। अब पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना होता है काउंसलिंग
काउंसलिंग में। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं प्रोसेस की तरफ। ध्यान से देखेंगे सब लोग। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप खोलना चाहते हैं, फोन में डेस्कटॉप साइट पे क्या करना है आपको, ये वाली साइट आपको खोल लेनी है www.mcc.nic.in। ठीक है, ये वाली साइट एज इट इज आप लिखेंगे, यूजी में होना चाहिए। खोलेंगे, खोलते ही आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर जब आप करेंगे तो मेल आईडी फोन नंबर वगैरह डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, ध्यान रखो, जब आप रजिस्टर कर लेते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने मेल आईडी वगैरह डाल दिए, उसके बाद आपको कहता है कि सीट चॉइस फिलिंग करनी होती है। ठीक है, चॉइस फिलिंग जब आप करते हो उससे पहले आपको कुछ फंड देना पड़ता है। जो राउंड 1 के लिए आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे तो आपको दो चीजें देनी होगी। पहली देनी है आपको रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरी देनी है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो रजिस्ट्रेशन फीस आप देने वाले हो वो नॉन रिफंडेबल होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है, एक बार आप दोगे, मतलब राउंड 1 के लिए आपने दी तो फिर आगे चल जाएगी, नॉन रिफंडेबल होती है फीस। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो होता है जो रिफंडेबल होता है, मतलब अगर आपका काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ चला है, ठीक है, और जैसे सीट मिलनी चाहिए थी आपने वैसे सीट ले ली है, तो ये जो, या फिर सीट मिली ही नहीं है आपको, जैसे कि आयुष वगैरह काउंसलिंग में क्या होता है, अगर आपको सीट मिली ही नहीं है तो ये जो फंड होता है आपको वापस दे दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपने सीट ले भी ली तो ये आपको बाद में वापस मिलता है, ये क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है। लेकिन अगर कोई इशू आ जाता है, जैसे कि मैं आपको आगे इशू बताऊंगी, ठीक है, आप क्या क्या गलती कर सकते हो कि ये सिक्योरिटी फंड आपको नहीं मिले वापस, तो इसलिए कह रही हूँ इस वीडियो को एकदम डीपली ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो कहीं काउंसलिंग का कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ना छूट जाए आपसे। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल होती है, और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, अब जब आप ये दोनों फीस पे कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, एमसीसी अपनी साइट पे रिलीज करेगा एक सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा पूरा करिकुलम होता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई आप कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी करवाने वाला है, कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्स मिल रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज के अंदर कौन कौन सी सीटें हैं, कौन सी सीटें कौन सी कैटेगरी के लिए, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको सीट मैट्रिक्स में पता चल जाती है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है चॉइस फिलिंग का, जो आपको करनी होती है। चॉइस फिलिंग पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला वीडियो जाके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त किन किन चीजों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर आप सेट करेंगे। ठीक है, जो चीज आपको, जो भी कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए उसको आप ऊपर प्रायोरिटी में रखेंगे। अगर वो नहीं मिला तो सेकंड कॉलेज कौन सा आप ले सकते हैं उसको उसके नीचे रखेंगे, वो नहीं मिला तो क्या ले सकते हैं उसको उसके नीचे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप वेट करेंगे, वेट करेंगे, अगर आपको सीट मिल गई, जो आपने चॉइस फिलिंग करी उनमें से अगर आपको सीट मिल गई तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो आपको एसएमएस मिल जाएगा। अब आपको सीट मिल गई तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, आपको जो भी पर्टिकुलर कॉलेज मिला है, जिस कॉलेज में आपको सीट मिली उस कॉलेज में जाना है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, फीस पे करनी है, और उसके बाद अपनी मेडिकल लाइफ एंजॉय करनी है। लेकिन मान लो आपको कोई कॉलेज मिला, ठीक है, लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, या मान लो फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे हम, तो उसके लिए भी हमारे पास आगे आता है राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 आता है उसके बाद। अब देखो, मान लो आपका राउंड 1 खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, तो आप राउंड 2 में कब बैठ सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपको राउंड 1 में सीट ही नहीं मिली, तो सीधा सीधा आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हो, है ना, कि अब आप राउंड 2 के अंदर जा सकते हो। अगर सीट ही नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा राउंड 2 में बैठो, फिर से चॉइस फिलिंग करके फिर से वेट करना होता है। राउंड 2 में क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब मान लो आपको सीट मिली है, तो फिर से क्या हो सकता है, अगर आपको सीट मिली और आपको वो सीट पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आप एक तो फ्री एग्जिट कर दो कि छोड़ दी वो सीट, हम कॉलेज में ही नहीं गए जो हमें कॉलेज मिली, और हमने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करवाई, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, राउंड 2 में बैठ जाना। ठीक है, अब राउंड 2 में आप बैठ गए, लेकिन अभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सीट मिली किसी कॉलेज में, अब आपको वो कॉलेज से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हो सकता है अगर मैं राउंड 2 के लिए वेट करूं तो मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, है ना, मान लो आपको कोई ए कॉलेज मिला,
लेकिन आपको पसंद नहीं, मान लो आपको बी कॉलेज मिला लेकिन आपको पसंद है ए वाला कॉलेज जो थोड़ा ऊपर वाली कैटेगरी का है। अब आप सोच रहे हो कि पहले काउंसलिंग में नहीं मिला, कोई बात नहीं, हो सकता है सेकंड राउंड में मिल जाए मुझे, तो मेरे को वेट करना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं सेकंड के लिए वेट करूं और वो पहला वाला भी हाथ से निकल जाए, तो मेरे को फ्री एग्जिट तो करना नहीं है ना। नहीं तो मेरे पास जो मिल रखा है कॉलेज वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, जो कॉलेज मुझे अभी मिला है मैं उस कॉलेज में जाऊंगी, उस कॉलेज में जाके अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करवाएंगे, और रिपोर्टिंग कराने के बाद उस वक्त उस कॉलेज में ये बता देंगे कि हम अपग्रेड करने वाले, यानी कि जो भी हमें सीट मिली है मैं वो सीट बुक कर रही हूँ, मुझे वो सीट चाहिए, लेकिन मैं साथ में वेट करूंगी कि शायद सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मुझे कोई और सीट मिल गई और अगर वो मुझे पसंद आई तो मैं वो सीट ले लूंगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब थर्ड चीज ये भी हो सकती है कि इसके बाद आप काउंसलिंग ही अटेंड ना करें, तो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये केस हो सकते हैं। अब आ गया राउंड 2। मान लो आप राउंड 2 के अंदर गए, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है राउंड 2 में, आपको कौन कौन से बच्चे देखने को मिलेंगे, राउंड 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो वो सारे लोग जिनको राउंड 1 में सीट ही नहीं मिली, तो वो तो राउंड 2 के लिए कोशिश करेंगे ना। जिनको राउंड 1 में सीट ही नहीं मिली वो राउंड 2 में कोशिश करेंगे, तो एक तो वो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जिन्होंने फ्री एक्सेस लिया था, यानी कि जिनको कॉलेज मिला था पर उन्होंने कहा कि हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए, हम रिपोर्टिंग ही नहीं करवा रहे और हम जा रहे हैं राउंड 2 में। एक हो सकता है अपग्रेड वाले की हमें ये कॉलेज बुक करके रखना है लेकिन हमें राउंड 2 का भी वेट करना है, तो ये भी राउंड 2 में चले गए। एक होते हैं वो बच्चे कि जिन्होंने राउंड 2 में कॉलेज को कहा कि ठीक है हम कॉलेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, अब उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई में कोई दिक्कत आ गई, या तो कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया या कोई दिक्कत आ गई जिसकी वजह से उनका वो कॉलेज रिजेक्ट हो गया। तो अगर डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो जाता है राउंड 1 में, तो वो स्टूडेंट अपने आप ही एलिजिबल हो जाता है राउंड 2 के लिए। ताकि क्या होता है, राउंड 1 और राउंड 2 में गैप होता है तो बच्चे को टाइम मिल जाता है कोई भी अपना फिर से नया डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये वाले सारे बच्चे जो होंगे ये सब लोग राउंड 2 में बैठ सकते हैं। अब इन सब लोगों को क्या करना होगा, राउंड 2 में बैठने के बाद फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। इंपॉर्टेंट, अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैंने पहले राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी थी और अब मैं फिर से चॉइस फिलिंग ना करूं, तो दिक्कत हो जाएगी, आपको एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा, आपको राउंड 2 में कोई सीट ही नहीं देगा। भले ही आपको सीट मिल रही होगी, भले ही सीट खाली पड़ी होगी, आपको सीट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी है। ध्यान रखना, चाहे मैं राउंड 1 की बात करूं, चाहे राउंड 2 की बात करूं, चाहे राउंड 3 की बात करूं, हर एक राउंड में आपको अलग अलग फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है, हर बार अलग से चॉइस फिलिंग करनी होगी। समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब मान लो आपने चॉइस फिलिंग कर दी, अब राउंड 2 का भी रिजल्ट आ गया है आपके पास। ठीक है, अब क्या आ गया, राउंड 2 का भी रिजल्ट आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, एक सेकेंड। अब क्या हुआ, राउंड 2 की काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब रिजल्ट आया तो तीन चार चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज तो आपको लगा कि राउंड 2 में तो कोई कॉलेज ही नहीं मिला, तो हम जाएंगे राउंड 3 के अंदर। समझ गए? अब मान लो आपने राउंड 1 में अपग्रेड किया था, ठीक है, और अब राउंड 2 में आपको दूसरा कॉलेज मिल गया अपग्रेड करने के बाद, अब आपको वो कॉलेज पसंद आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उस कॉलेज को ले लो, उस कॉलेज के अंदर जाओ और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। ठीक है, उस कॉलेज में गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा और वो कॉलेज ले लिया सीधे तरीके से। या फिर कह उस कॉलेज में भी कह दिया कि नहीं मुझे तो ये भी नीचे, मुझे लगता है राउंड 3 में जाऊं तो मुझे फिर से नई अच्छी सी कॉलेज मिल सकती है, इससे भी अच्छी वाली, तो मैंने एक बार फिर से अपग्रेड के लिए कह दिया कि मैं अपग्रेड करूंगा। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपने राउंड 1 में अपग्रेड नहीं किया था, ठीक है, क्या हुआ, राउंड 1 में आपको सीट ही नहीं मिली, या फिर आपने राउंड 2 से रजिस्ट्रेशन करवाया, अब आपको राउंड 2 में सीट मिल गई, अब आप सीधा राउंड 2 में पहली बार अपग्रेड करवाना चाहते हो। या तो हो सकता है कि राउंड 2 में जो सीट मिली ले लो, अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए तो आप उसमें अपग्रेड करवा सकते हो, कि मतलब बुक करके भी रखनी हो, राउंड 3 के लिए भी कंसिडर करना है, तो आप अपग्रेड करवा के रख सकते हो, राउंड 3 में भी जा सकते हो। लेकिन राउंड 2 में क्या हो जाएगी दिक्कत, क्या दिक्कत होगी, इस बार आपको जो भी कॉलेज मिला है राउंड 2 में उसमें उसके अंदर आपको उस कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी जरूरी है। अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करवाई, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल रिपोर्टिंग अगर आपने उस कॉलेज में जाके नहीं करवाई, भले आपको वो कॉलेज लेना है या नहीं लेना, आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं करवाई तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने दिया था
वो आपका चला जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं होगा। समझ गए? तो कोई भी बच्चा वो वाली गलती ना करे, राउंड 1 में चल गया तो राउंड 2 में चल जाएगा। अब मान लो आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करवाई, अब आपको सीट मिली, तो अब क्या करना है? 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें अपग्रेड के लिए कह दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, आ गया, ठीक है। अपग्रेड के लिए कह दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो, राउंड 3, या फिर आप उस सीट से रिजाइन कर दो। समझ में आया? पर रिपोर्टिंग आपको करवानी पड़ेगी ताकि आपको वो पेमेंट जो है वो वापस मिल सके। समझ गए? अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है राउंड 3 की। अब राउंड 3 में कौन से बच्चे बैठेंगे? मान लो आपने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर रजिस्टर ही नहीं करवाया था, अब आप राउंड 3 के लिए अपीयर होना चाहते हो, ठीक है। तो जब आप राउंड 3 के लिए अपीयर हो गए, तो इस बार भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस दोनों देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सिर्फ राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया पहले तो ही जो है ये मुझे दोनों फीस देनी, नहीं। अगर आप डायरेक्ट राउंड 3 से भी करते हो तो भी आपको ये दोनों फीस देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस ये हो सकता है कि मान लो आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर राउंड 2 भी अटेंड किया था, अब आप राउंड 3 में अगर अपीयर हो रहे हो तो आप अपीयर हो सकते हो, और इस बार आपको दोनों फीस यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फिर से नहीं देना पड़ेगा, सीधा राउंड 3 में आप अपीयर हो सकते हो। अब रिजाइन भी कर सकते हो और फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। समझ गए? मतलब जो पहले सीट मिली थी उससे। अब ये तीनों स्टूडेंट जो है वो राउंड 3 में अपीयर हो गए, तीनों तरीके के स्टूडेंट्स। अब इनको फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। उसके बाद राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। अब जब राउंड 3 का रिजल्ट आया तो आपको 3 चीजें दिख सकती है इस रिजल्ट में। पहला केस तो ये हुआ कि आपको सीट ही नहीं मिली, सीट ही नहीं मिलेगी तो सीधा आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर हो सकता है कि आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी, लेकिन आपको राउंड 3 में पहली बार कोई सीट मिल गई, तो जब यहाँ पे सीट मिली तो आपके पास ऑप्शन होता है चले जाओ, और ऑप्शन नहीं होता, आपको जाना ही पड़ता है। नहीं, 2 ऑप्शन है इसमें, वो जाना ही पड़ता है वाले स्टे वैकेंसी में होता है। तो एक तो ऑप्शन होता है चले जाओ, एक ऑप्शन होता है अपग्रेड का, ठीक है। अपग्रेड किया आपने, आपको सीट मिली, अब आपने वो सीट ले ली तो आपकी काउंसलिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट केस आता है सीट अलॉट हुई आपको, ठीक है, मेरी बात सुनो। थर्ड राउंड में आपको सीट मिल गई, सीट मिलने के बाद अगर हमने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, भले ही हम वो सीट ले रहे हैं नहीं ले रहे, अगर हमने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो हम स्टे राउंड में, ऑल इंडिया कोटा के स्टे राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्टेट कोटा के राउंड 3 में हम अभी भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के बाद स्टेट कोटा का राउंड 3 होता है, इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा का जो स्टे राउंड होता है उसमें आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो, ठीक है। अब मान लो अगर आपने राउंड 2 से अपग्रेड किया था और आपको राउंड 3 में सीट ही नहीं मिली, तो आप स्टेट कोटा के राउंड 3 में जा ही नहीं सकते, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है हमारा स्ट्रे वैकेंसी वाला राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है? ये सबसे लास्ट राउंड होता है। अब अभी मैं बात करी ऑल इंडिया काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो इसमें क्या होता है, 2 केस हो सकते हैं। या तो आपको इस वाले स्टे राउंड में सीट ही नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा, वापस मिल गया, आपको सीट ही नहीं मिली तो क्या दिक्कत है, दी नहीं सामने वाले ने। लेकिन मान लो आपको सीट मिल गई, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीट लेनी ही है। अगर आप राउंड 1 से उछलते कूदते बारो नहीं, राउंड 2 में देखेंगे, राउंड 3 में देखेंगे, स्टे राउंड तो पहुंच गए। अब अगर सीट दी और आपने सीट नहीं ली, अगर आपने नहीं ली तो आप अगले साल नीट का एग्जाम ही नहीं दे सकते। तो अगर आपको ये माइंड में फिक्स हो कि मैं अगले साल नीट का अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला हूँ, तो ये गलती करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने सीट नहीं ली तो आप नीट ही नहीं दे पाएंगे, आप अगले साल काउंसलिंग के लिए अपीयर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये काफी बड़ा रिस्क हो जाता है। इस वीडियो में मैंने हर एक छोटी छोटी गलतियां आपको बताई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। फर्दर कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजें मैंने बता दी है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए अच्छे से।
थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर कोई इस चैनल पे पहली बार आया है, या फिर अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये वाला इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।